अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। 2023 का सबसे अंदोनाक और अलमनाक वाक़या टर्की में पेश आया। वैसे तो गुज़रे हुए कई सालों में इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया था जिस तरह का टर्की में पेश आया। पिछले 5-7 साल की हिस्ट्री उठा के देखें तो सबसे अलमनाक वाक़या वहाँ पे ज़लज़ले 7.8 मैग्नीट्यूड और 7.7 मैग्नीट्यूड के 2 ज़लज़ले के झटके पेश आए हैं वहाँ पे। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक टर्की और उसके साथ जो बॉर्डर लगता है सीरिया का, उस इलाके में तकरीबन 12,000 के करीब लोग मौत का शिकार हो चुके हैं, 60,000 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं जिनको वहाँ से निकाला गया मलबे से। 6,000 के करीब वहाँ पे इमारत मुनहदम हो चुकी हैं, जिसमें कई इमारत तो बहुत काफ़ी मंजिलों पर मुहित इमारत थी, वो सारी मुनहदम हो चुकी हैं। 60 के करीब ममालिक ने इमदादी सामान और इमदाद पैसों की सूरत में और रज़ाकार यानी इंसानी इमदाद, इंसानी अफरादी क़ुव्वत के तौर पे वहाँ पे भेजी है और वो सारे इस वक़्त रेस्क्यू के कामों में मसरूफ़ हैं। और अभी तक इन इमारात में तकरीबन एस्टिमेट यही लगाया जा रहा है कि 2 लाख अफराद अभी भी वहाँ पे फँसे हुए हैं। और जिस तरह वहाँ पे सर्दी की शिद्दत है, मौसम यानी जिस तरह मौसम की सख्ती है और जिस तरह रेस्क्यू करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि तबाही इतने बड़े पैमाने पे है, तो यही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमवात की तादाद 1 लाख तक भी जा सकती है। तो इस वाक़ये ने पूरी दुनिया के अंदर एक अफसरदगी की लहर दौड़ा दी है। और पाकिस्तान टर्की का एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारा बहुत ज़्यादा भाईचारा है, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन होती है। अब जैसे पिछले दिनों जब सैलाब आया था तो सबसे पहले टर्की हमारी इमदाद के लिए आया था। तो पाकिस्तान में इस ज़लज़ले को, इस तबाही को लेके बहुत ज़्यादा अफसरदगी पाई जाती है और तकरीबन हर घर में ही दुआएँ की जा रही हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों पर अपना रहम करे, टर्की के लोगों पर अपना रहम करे। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है इसके असरात यानी कि इसके झटके जो हैं वो साथ ही जो तुर्की के साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, लुबनान वग़ैरह, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महसूस किए गए हैं और उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक चल रहे हैं। 2 ज़लज़ले के बड़े झटके तकरीबन 8-9 घंटे के गैप से 2 झटके आए थे, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और कुछ वीडियोज़ ऐसी सामने आई हैं कि ऐसे लगता है कि ज़मीन लिटरली कोई पकड़ के ज़मीन को बहुत ज़्यादा हिला रहा है। इस तरह का मतलब वाक़या हुआ है वहाँ पे। और सोशल मीडिया पे बड़े अंदोनाक किस्म के तस्वीरें वायरल हो रही हैं टर्की के इस वाक़ये को लेके। जैसे कि एक बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है, एक तस्वीर वायरल हुई है, एक बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है, बेटी मलबे के नीचे दबी हुई मौत का शिकार हो चुकी है और बाप उसके साथ अफसरदा बैठा हुआ, उसके हाथ उसने थामा हुआ है और पूरी रात वो इसी तरह उसके हाथ थामे बैठा रहा था और सुबह-सुबह किसी ने कैमरा मैन ने उसको देख के उसकी फ़ोटो जब खींची तो पूरी दुनिया पे वायरल होगी। और जिसने भी वो फ़ोटो देखी है उसके दिल को एक दफ़ा बड़ी खींच पड़ गई है बहुत ज़्यादा उसको, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे मंज़र है वो वाला कि कैसे लोगों ने अपने प्यारों को खोया। बहुत सारे बच्चों की वीडियोज़ और तस्वीरें वायरल हुई हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए मदद के का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों को रिकवर भी किया गया और वो लोगों ने एक-दूसरे को चीयर्स किया, खुशी मनाई कि लोगों को, बच्चों को और बड़ों को जब रिकवर किया गया मलबे से। तो बहरहाल इसमें पूरी दुनिया के अंदर जो एक जज़्बा हमदर्दी है वो काबिल तहसीन है इस वाक़ये को लेके और लोग धड़ाधड़ इस टर्की की मदद के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये वाक़या क्यों पेश आया? इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी साइंसी और टेक्निकल रीज़न है वो ये है कि जी दुनिया की जो सरफ़ेस है, दुनिया की जो सतह है उसको क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, तकरीबन 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स हैं जिनके ऊपर ये दुनिया की सतह कायम है। तो वो प्लेट्स जो हैं वो एक-दूसरे के मतलब वो एक-दूसरे को टच करती हैं और अलहदा होती हैं, यानी कि मूव करती रहती हैं। वो एक-दूसरे के मूव करती हैं, कभी एक-दूसरे को मूव पास्ट कर जाती हैं, ऊपर चढ़ जाती हैं और कभी वो कोलाइड कोलाइड करती हैं और कभी वो अलहदा हो जाती हैं। तो जो खित्ते इस रीजन में हैं जहाँ पे ये एक-दूसरे के पास आती हैं या अलहदा होती हैं, वहाँ पे ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं और टर्की है कि जो जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया है वो इसी रीजन के ऊपर वाक़या है। और कहा ये जा रहा है कि ये प्लेटें 2 प्लेटों ने एक-दूसरे को टच किया है जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा जो है वो उसका इर्ताश पैदा हुआ है और वो ऊपर तक आया और उसने फिर ये तबाही की है। तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने प्राइवेटली भी इमदाद भेजी है। हिलाल अहमर का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कल पाकिस्तान हिलाल अहमर ने $25,000 जो हैं टर्की की इमदाद के लिए भेजे हैं। तो इसी तरह जो भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं या दूसरी वेलफेयर तंज़ीमें हैं, जो फाउंडेशंस हैं, जो लोगों की इमदाद करती हैं, उनसे मेरी यही गुज़ारिश और अपील है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने टर्की की भाइयों की मदद के लिए वहाँ पे इमदाद भेजें।
पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरीन भी इमदाद के मुंतज़िर हैं, उनको भी बिल्कुल आप उनको फैसिलिटेट करें, उनके लिए भी इमदाद भेजें, लेकिन टर्की की इमदाद लाज़मी करें क्योंकि वो इस वक्त मदद के मुंतज़िर हैं और उनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इस वक्त। उनका जो लीरा है, टर्की लीरा करेंसी जो टर्की की है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो गया और बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। तो आने वाले कई साल तक शायद टर्की इस अलमनाक हादसे से रिकवर ना कर सके। तो अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब पर अपना रहम करे और उनको जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़ा होने की हिम्मत और तौफीक दे। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इस वक्त। पीटीआई ने पंजाब और केपी के असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी थी और उनका यही उस डिज़ोल्व करने के पीछे यही एक इरादा था कि डिज़ोल्व होने के 90 दिन के बाद चूँकि इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पे इलेक्शन होंगे तो दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट 5 साल के लिए आ जाएगी। आईनी तौर पे तो 90 दिन के बाद इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आईनी रोल यही है कि जैसे ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो वो सबसे पहले उस इलेक्शन को कंडक्ट करने की तैयारियां करता है। वो उसके लिए वज़ारत दिफा को लेटर लिखता है कि जी वहाँ से आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इलेक्शन इनकाद वाले दिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। वज़ारत ख़जाना को वो ख़त लिखता है जी कि फ़ंड्स मुहैया किए जाएँ ताकि अखराजात किए जा सकें जो इलेक्शन को हेल्ड करने में अखराजात होते हैं। और इसी तरह वो जुडिशरी को भी ख़त लिखते हैं कि जी जुडिशल अमला वहाँ पे भेजा जाए ताकि वो मामलात की जांच परख करता रहे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा किया, लेकिन कल जनाब बड़े अजीबोगरीब सामने तौजीहात सामने आई। वज़ारत दिफा ने सिक्योरिटी एहलकार देने से माज़रत कर ली कि हम अभी सिक्योरिटी एहलकार जो है इलेक्शन के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि दहशतगर्दी की एक लहर पाकिस्तान में आ चुकी है और उससे निपटने के लिए हमारे पास लोग नहीं हैं। और वज़ारत ख़जाना ने भी माज़रत कर ली। उसने कहा जी कि पाकिस्तान माशी दबाव का बहुत ज़्यादा शिकार है तो हम पैसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर जुडिशरी ने भी इसी तरह माज़रत कर ली। आईजी पंजाब ने भी कल ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब पंजाब में हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा ही कुछ कहा। आईजी पंजाब का कहना था जी कि दहशतगर्दी से निमटने की कोशिश में लगे हुए हैं हम, तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। पर ये सारा कुछ अगर देखें और पिछले होने वाले वाक़यात को इसके साथ कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाएं तो ऐसा लगता है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद भी नहीं चाहता, और क्योंकि हुकूमत इस वक्त पीडीएम की है जो पीटीआई मुखालिफ है और जो हर सूरत इलेक्शन को डिले करना चाहती है क्योंकि वो डिलीवर नहीं कुछ भी कर सके। डिलीवर तो क्या कर सकते, वो मुल्क को कई साल पीछे लेके जा चुके हैं। उन्होंने माशी फैसले कुछ इस तरह के किए हैं, अवाम इस वक्त मुश्किलात में घिरी हुई है। अब वज़ारत दिफा की अगर हम बात करें, उन्होंने सिक्योरिटी एहलकार देने से मना कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने, जब ये पेशावर में पिछले दिनों वाक़या हुआ था, मस्जिद में बम धमाका हुआ था जिसमें 100 के करीब लोग शहीद हुए थे, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था जी कि ये जानबूझ के पीडीएम की तरफ से करवाया गया ताकि इलेक्शन को डिले करवाया जा सके। वैसे तो ऐसी, मैं अगर ज़ाती तौर पे इस बात का तज्ज़िया करूँ तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा अलमनाक हादसा था जिसकी पूरी दुनिया में मज़म्मत की गई, पूरी दुनिया में इसकी बाज़ जो है वो सुनाई दी गई। तो ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी अस्करी क़यादत कोई भी अस्करी इदारा या गवर्नमेंट कोई भी ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी कर नहीं सकता कि अपने ही लोगों को मार दे और अपने ऊपर जो है वो उँगलियाँ उठाने का किसी को मौका दे। तो ऐसा हुआ नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश की गई होगी कि एक वाक़या हो गया तो उसका पीडीएम अब भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करे और इंतखाबात के डिले चूँकि वो ऑलरेडी चाहते हैं तो उस डिले करने के लिए इस तौजीह को पेश कर दिया जाए। बाकी रह गई बात वज़ारत ख़ज़ाना की कि उन्होंने फंड्स देने से इनकार कर दिया। तो एस्टीमेट जो इसी पे ने तकरीबन लगाया था वो प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे जनरल इलेक्शन अगर हो जाए तो वो 15 से 18 अरब रुपए का उन्होंने एस्टीमेट लगाया था, और प्रोविंसेस में केपी के और पंजाब में उन्होंने तकरीबन 5 अरब रुपए का अखराजात का तखमीना लगाया था कि इन इलेक्शन पे हो सकते हैं। तो देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, ये अखराजात कुछ भी नहीं है। तो पीडीएम ने ही पिछले दिनों 90 अरब रुपए के अपने फंड्स जो हैं अपने अरकान असम्बली को जारी किए ताकि वो अपनी वोट बैंक बेहतर कर सकें, अपने हल्कों में कुछ काम करवा के। इसके अलावा उनकी काबीना इस वक्त 85 अरकान पे जा चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी काबीना नहीं थी। तो ये एक तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, नाहली हर चीज़ में शो हो रही है। दूसरा, उन्होंने इतनी बड़ी काबीना कर दी है तो चीज़ें कुछ समझ से बाहर हैं कि क्या हो रहा है। तो 85 काबीना का खर्चा कहाँ से जाएगा। फिर इसके अलावा भी जो वज़ीर ख़ारजा साहब पाकिस्तान में हैं ही नहीं, जब से गवर्नमेंट बनी है वो गैर मुल्की दौरों पे, उन दौरों के ऊपर भी तो अखराजात हो रहे हैं। इतने सारे अखराजात हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं। तो ये इलेक्शन के लिए पैसे ना देने की माजरत तो खुल्लम-खुल्ला साफ नज़र आ रहा है कि जी वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। फिर आईजी पंजाब साहब की बात भी समझ नहीं आती, जुडिशरी की बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती कि वो क्यों नहीं देना चाह रहे। तो इस सब में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं,
वह आइन के हुक्म की वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा अदवली कर रहे हैं। आइन क्या कहता है? आइन कहता है जी कि जैसे ही प्रोविंशियल या फेडरल असेंबलीज़ डिसॉल्व होंगी तो उसके 90 दिन के अंदर-अंदर आपका इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। अब आर्टिकल आर्टिकल 224 पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 224 कहता है जी कि 90 दिन के अंदर-अंदर आपने इलेक्शन लाज़मी करवाने हैं। अब मैं आपको एग्ज़ैक्ट बताता हूँ कि आर्टिकल 224 आइन का आर्टिकल 224 एग्ज़ैक्ट वर्ड में क्या कहता है। आर्टिकल 224 कहता है कि जी व्हेन द नेशनल असेंबली और ए प्रोविंशियल असेंबली इज़ डिसॉल्व्ड, ए जनरल इलेक्शन to the assembly shall be held within a period of 90 days after the dissolution। यानी कि तहलील होने के 90 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने लाजमी इलेक्शन करवाना है। फिर आर्टिकल 220 वो इन सारी एग्जेक्टिव एजेंसीज़ को बाउंड करता है, यानी कि जो फेडरल एजेंसी होगी जैसे वजारत दिफा हो गया या वजारत ख़जाना हो गया या जुडिशरी होगी, कोई भी एग्जेक्टिव एजेंसीज़, उनको ये बाउंड करता है जी कि आपने हर सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हेल्प करना है कि वो इलेक्शन करवाए, इलेक्शन करवाने में हेल्प आउट करना है। वो एग्जैक्ट वर्ड मैं इसके भी आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 220 आइन का आर्टिकल 220 कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जेक्टिव authorities in the federation and in the provinces to assist commissioners and the election commission in the discharge of his or their functions। यानी कि आप किसी भी तरह कोई भी उज़र पेश नहीं कर सकते, यानी कि उसको असिस्ट करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्टेंस के लिए आपका अमला चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते, आपने उसको हेल्प आउट करना है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये इनकार किया जाना या इलेक्शन को बहानों से तो जिहाद से डिले करने का मतलब सिर्फ एक ही बनता है कि आप आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, यानी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन की पाबंदी हो रही है। तो इस चीज़ को लाजमी देखना है। पाकिस्तान ऑलरेडी आइनी बहरान का शिकार है, तो आइन को मजबूत करने की तरफ हमें देखना चाहिए। और वैसे भी पीडीएम की गवर्नमेंट इस वक्त जितनी मुश्किलात का शिकार है, इसको तो अपनी जान छुड़ानी चाहिए। इसको तो एक आइनी रास्ता मिला हुआ है जी कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं। इसको तो मज़ीद अपने आप को सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए इसको इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और सिस्टम को वीक करने में अपना रोल प्ले नहीं करना चाहिए। वरना और एक इनकी जो नाअहलियों में एक और इजाफा ये होगा कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली में भी अपना रोल प्ले किया और उसको मजबूत करने की तरफ कोई इकदाम नहीं किया, हालांकि इनके पास इस वक्त मौका है। तो इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आएगी। आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट्स में मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।